नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। जीआईएस को लेकर सीएम धामी का दुबई दौरा। प्रदेश ने निवेश को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। दुबई और अबू धाबी में करेंगे रोड शो। सीएम धामी के दुबई दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री का बयान। प्रदेश को निवेश को लेकर जताई उम्मीदें। कहा करोड़ों के निवेश का एमओयू हो सकता है साइन। हरीश रावत के सावरकर वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। कहा सावरकर का देश की आजादी में योगदान। हरीश रावत पर झलक रहा बुढ़ावा। कांग्रेस में एक बार फिर सियासत तेज। कांग्रेस विधायक खुशहाल ने की पीएम मोदी की तारीफ, जताया आभार। देहरादून में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस को जाम लेकर मिलेगी चुनौती। बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। जाम से निपटने के लिए पुलिस तैयार। देहरादून में खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए आयोजित। वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। देहरादून में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुल 84 शिकायतें मिली। डीएम ने अधिकारियों को दिए शिकायतों के निवारण के निर्देश। जमीन के मालिकाना हक को लेकर बाजपुर के ग्रामीणों के सब्र का टूटा बांध। आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में लगाया ताला। हक नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की दी। हल्द्वानी में निकाली गई श्रीराम बारात। जगह जगह लोगों ने बारात का किया स्वागत। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और मेयर जोगेंद्र रौतेला संग हजारों लोग रहे मौजूद। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लोक सेवा आयोग पर जताया विरोध। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई खींचतान। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। दिसंबर में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब लंदन के बाद दुबई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल सीएम धामी दुबई और अबू धाबी में निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे। बता दें, दुबई दौरे पर सीएम धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वीर सावरकर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत पर अब बुढ़ापा झलकने लगा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वीर सावरकर ने आजादी के समय जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही कहा कि हरीश रावत राहुल गांधी की बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं और वीर सावरकर जैसे जो राष्ट्रवादी, मैं कहूँगा संत, उनको मैं कह सकता हूँ, वो थे। और हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी वीर सावरकर का जो योगदान था। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत जी ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत जी महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और ये उत्तराखंड में दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत मैं कह सकता हूं कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। वहीं इससे पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने विभाजन को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही और सावरकर को भाजपा, सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे। भारत की विभाजन के संबंध में भारत को जो लोग बांटने की कोशिश करेंगे उनके लिए
देश की राजनीति में कोई गलत नहीं, इसलिए भाजपा को खदेड़ना समय की आवश्यकता है। जब बदलाव का बाजा बजता है तो उसमें जो है सब तरंग में सब लोग आते हैं, सब लोग जुटते हैं। तो जो आज नहीं जुट रहा होगा वो कल जुटेगा, जो कल नहीं जुटेगा वो परसों जुटेगा। 2024 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 24 के चुनावों में गठबंधन फेल है। जनता जानती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर जनता अपना वोट देकर बीजेपी को विजय बनाने का काम करेगी। गठबंधन बनता है और हर बार गठबंधन बहुत पीछे चले जाता है, कुछ तो बनते बनते टूट जाते हैं। पूरा देश आज जानता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो स्लोगन आजकल लोग बोलते हैं, सही बात है। मोदी जी ने ये 9 साल के कालखंड में दिखा दिया कि अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बनने से रोक सके। उत्तराखंड में सांसद निधि से खर्च होने वाली राशि का 74% से भी ज्यादा रकम अभी भी शेष बची हुई है। इसमें लोकसभा सांसदों जिनका कार्यकाल समाप्त होने में कुछ महीने का समय रह गया है, जिनकी 64% से भी ज्यादा सांसद निधि शेष बची हुई है, जबकि राज्यसभा सांसदों की करीब 93% सांसद राशि शेष बची हुई है। आपको बता दें, आरटीआई एक्टिविस्ट ने ग्राम विकास आयुक्त कार्यालय से सांसद निधि को लेकर सूचना मांगी थी, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है। चंपावत में कांग्रेस विधायक खुशहाल ने पीएम और सीएम धामी की तारीफ की है। बता दें, लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के तीर्थ स्थलों का नाम लेने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के बयान से कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया, उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा, जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था, उसमें आपने अपने संबोधन में माँ बाराही का जिक्र, माँ पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहिब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारी विधानसभा लोहाघाट में आकर जो हमारे विकास कार्य वो पर्यटन की जो भी संभावनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आपका योगदान जल्द से जल्द होगा। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि का खुलासा हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को 11:45 पर बंद किए जाएंगे। बता दें कि हर साल शारदीय नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित धाम के कपाट बंद होने की तिथि व मुहूर्त निकाली जाती है। मां गंगा मैया के कपाट शीतकालीन के लिए 14 नवंबर को 11:45 पे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद ग्राम मुखबा में मां गंगा मैया के दर्शन सुलभ होंगे। पुण्य सलीला मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 11:45 पर यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजनों के दर्शनार्थ है तो बंद हो जाएंगे और तदुपरांत मां भगवती गंगे भव्य डोली के साथ मुखीमठ में प्रस्थान करेगी, जहां पर कि शीतकालीन प्रवास मां गंगा का वहां पर होगा और वहीं पर
6 माह तक श्रद्धालु भक्तजनों के लिए दर्शनार्थ सुलभ होंगे। जय गंगा मैया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमिंदर सिंह डोभाल चार्ज संभालने के बाद अपनी पहली समीक्षा बैठक में सख्त नजर आए। बता दें, उन्होंने बैठक में जनता से व्यवहार उम्मीद के अनुसार न होने पर थाना कोतवाली प्रभारियों के जमकर पेंच कसे और साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी ने बैठक में कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए और कहा कि थाना क्षेत्र में हो रहे अपराध की जानकारी संबंधित सीओ और इंस्पेक्टर को होनी जरूरी है ताकि घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही अमल में लाई जा सके। आज एक उपरोक्त क्राइम मीटिंग ली गई थी जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया, इन्हें वार्न भी किया गया। आगे के जो त्योहारी सीजन है इसमें इनकी लगातार विजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। लोगों से जो इनका व्यवहार है उसके बारे में जो लगातार शिकायतें आ रही थी जो पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर, उसके लिए इन्हें बताया गया कि वे इनके व्यवहार को सुधारने के लिए जो भी हमारे प्रयास हैं उसमें अगर इनकी ट्रेनिंग भी दी जानी है उस पर भी ये लोग प्रयास करेंगे कर्मियों के। और दूसरा, आगे की जो हमारी रणनीति है खासकर क्राइम को लेके, उसमें इनको सबको निर्देशित किया गया है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 84 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल कनेक्शन, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता दिलाने संबंधी कई शिकायतें शामिल थी। वहीं इन सभी शिकायतों पर डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। 84 के आसपास शिकायतें आई है और ज़्यादातर जो है वो लैंड डिस्प्यूट या सीनियर सिटीजन्स की हैं या बिजली पानी से रिलेटेड है। हमने सभी कंस्ट्रक्शन की घर पे कार्रवाई की जाए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं और सड़कें खुदी हुई हैं। वहीं त्योहारी सीजन भी आ गया है, ऐसे में खरीदारी करने वालों की बाजारों में भीड़ ज्यादा उमड़ती है, जिससे जाम की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। इस दौरान एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए नया रूट प्लान भी जारी किया जाएगा ताकि जाम कम लगे। जी बिल्कुल, इसमें जैसे अभी स्मार्ट सिटी का काम भी अभी चल रहा है, जैसे सब लोग जानते ही हैं, रोड अभी जो है रोड का काम चल रहा है, तो उसमें फिर भी हम लोग आपस में एक सामंजस्य रख के, समन्वय रख के उसमें काम कर रहे हैं। और जो आगामी जो त्योहारी सीजन है उसके लिए भी हम एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान बना के कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलता रहे। जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने पर बाजपुर के लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील में तालाबंदी कर दी। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए 1 अगस्त से तहसील परिसर में भूमि बचाओ आंदोलन जारी देखा गया। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि लगातार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन को बड़ा रूप भी दिया जाएगा। घोषणा के अनुसार तालाबंदी है आज तहसील में और ये आज 5 बजे तक के लिए घोषणा है। और यहाँ तहसील की तालाबंदी करने के बाद सारे किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा सब बैठे हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसके अलावा आज 2.5 महीने से ज़्यादा समय तहसील में बैठे हुए हो गया है। सरकार द्वारा आश्वासन भी बड़े मजबूत मिलते हैं, बातें भी बड़ी सकारात्मक होती हैं, लेकिन उसके अनुरूप उसकी कार्रवाई नहीं होती। इससे सारे किसानों, मजदूरों में आक्रोश है और वो आज तहसील में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा है गंभीर जी, आपको तो ज्ञात ही है, आप शुरू से आपका पेपर, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फुल कवरेज दे रहा है। लगभग 2.5 महीने से ऊपर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसके बीच बीच में शासन प्रशासन से भी चर्चाएं चलती रही हैं, पर आज तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन या कोई ठोस ऐसा कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया जिसके चलते किसानों को, मजदूरों को या व्यापारियों को या हमारे जो युवा साथी हैं उनको ये लगे कि हाँ हमारा काम कहीं हो रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही केदारनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे धाम में भले ही ठंड बढ़ गई लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आ रही। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी देखने को मिली। इसके अलावा पिथौरागढ़ के
ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले हिस्सों में बारिश की स्थिति देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें केदारनाथ, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, देहरादून और काशीपुर से, जहां पर जगह जगह मध्यम से तेज स्नोफॉल देखा गया, साथ ही कई जगह बारिश भी देखी गई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई थी। आप देख सकते हैं हल्द्वानी में बारिश शुरू हो गई है। अभी दोपहर 1 बजे का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है। लोगों को लाइट जलाकर अपनी गाड़ियों को चलाना पड़ रहा है। बारिश के साथ ही आंधी तूफान यहाँ पर शुरू हो गया है। पेड़ लगातार हिल रहे हैं, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। 16, 17, 18 तारीख को मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जताई थी कि तेज बारिश हो सकती है, इसके अलावा आंधी तूफान भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आज 16 अक्टूबर है, 17, 18 अक्टूबर अभी बचा है। आगे देखना होगा कि 2 दिन में मौसम किस तरह का रहने वाला है। हालांकि तेज बारिश हल्द्वानी सहित पूरे कुमाऊं में शुरू हो गई है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। सेब उत्पादन को लेकर उत्तराखंड में नई नीति जारी कर दी गई है। इसके तहत 8 साल में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की ज्यादा बागवानी की जाएगी। इस दौरान सेब का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में बागान स्थापना के लिए 60% सब्सिडी का प्रावधान है। इस नीति के चलते 3 समितियों का गठन किया गया है, जो राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही इसकी बिक्री पर भी ध्यान देंगी। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2000 हम तो उससे भी आगे जाएंगे, जिस प्रकार से आज लोग इस ओर आ रहे हैं और जिस प्रकार से हाई डेंसिटी का जो हम सेब लगा रहे हैं। पहले सेब 5 साल में फल देता था, 6 साल में फल देता था, आज 1.25-2 साल में फल आ जाता है और इसलिए लोग आज इसकी ओर आ रहे हैं। अभी जब मैं दौरे पर रामगढ़ गया था, वहाँ पर ये स्थिति हो गई कि जो सेब उत्पादकों ने सेब उगाया उसको मार्केट पे उठाने वाले नहीं मिले। जब मैंने मंडी के एमडी से बात की, अपने डायरेक्टर को और भेजा, उसने कहा कि साहब पिछले वर्ष इस समय तक 10,000 टन सेब आया था और इस बार 15,000 टन सेब यहाँ पहुँच चुका है और 8-9 के बाद बाकी है। तो हमने फिर व्यवस्था बनाकर उसको खरीदवाया, तो लोग इसकी ओर आ रहे हैं और इसका उत्पादन बढ़ रहा है। सीएम धामी का दुबई का दौरा शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा कि सीएम के इस दुबई दौरे से उत्तराखंड को निवेश को लेकर काफी उम्मीदें हैं। लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश MOU साइन हो सकते हैं। उनके अनुसार दुबई और सिंगापुर वैसे भी विश्व प्रसिद्ध ट्रेड हब के रूप में विकसित हुए हैं। ऐसे में वहां से अच्छे निवेश की उम्मीद उत्तराखंड को है। जिस तरह से इंग्लैंड गए थे मुख्यमंत्री, तो वहां से निवेश लेके आए। तो दुबई में तो आज सिंगापुर और दुबई तो दुनिया की ट्रेड सिटी के रूप में एक बहुत बड़ी तरह से स्टेब्लिश हो चुकी है और एक इनका स्थान है। दुबई तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से काफी अच्छी संख्या में निवेश आने की संभावना है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी दौरे पर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी से कार्यक्रम में शामिल होंगे महेंद्र भट्ट। ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हल्द्वानी दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे महेंद्र भट्ट। वहीं ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे महेंद्र भट्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हल्द्वानी से ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट शामिल होने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हल्द्वानी दौरे पर हैं। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे महेंद्र भट्ट। ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी दौरे पर जाकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हल्द्वानी से ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले महेंद्र भट्ट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी से ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इसी खबर पर योगेश शर्मा हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज महेंद्र भट्ट ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है पूरा कार्यक्रम? साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए अमन, साफ तौर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज हल्द्वानी में रहेंगे, जहां वो ओबीसी मोर्चा की जो कार्यशाला एक भाजपा कार्यालय में लगाई गई है वहां उसमें प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात कर उनके साथ भी एक बैठक करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से अब सक्रिय हो गई है, जगह जगह उसके कार्यक्रम लगातार जारी हो रहे हैं। तो इसी क्रम में आज इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है और महेंद्र भट्ट लगातार अलग अलग जगह पर दौरा कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 5 लोकसभा है और मुख्य केंद्र जो है उसका कुमाऊं का हल्द्वानी है, क्योंकि कुमाऊं में 2 लोकसभा सीटें आती है, नैनीताल उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा सीट। तो यहीं से मुख्य एक माना जाता है कि चुनावी बिगुल अगर कुमाऊं का फूका जाता है तो हल्द्वानी से ही फूका जाता है। तो इसी से जोड़कर आज इसकी बैठक को भी देखा जा रहा है। हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए। ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।